स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 1 1930-31। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 1928 में कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का समय देती है डोमिनियन स्टेटस पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए। आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती है और इन टर्न कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मई 1929 में ब्रिटेन में रैमजे मैकडॉनल्ड की लीडरशिप में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को कंसल्टेशंस के लिए लंदन बुलाया जाता है। इसके बाद 31 अक्टूबर को वाइसरॉय अनाउंस करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार 1917 की डिक्लेरेशन में ही साफ कर दिया गया था कि उनका एम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की तरफ ले जाना है, और साथ ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होते ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का प्रॉमिस भी करते हैं। इसके 2 दिन बाद इंडिया के मेजर नेशनल लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस होती है और दिल्ली मैनिफेस्टो इश्यू किया जाता है। इसमें ये लोग डिमांड करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्लियरली बता दे, और पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस कब तक दिया जाएगा, बल्कि उसके इंप्लीमेंटेशन की स्कीम फॉर्मुलेट करना होना चाहिए। इसके जवाब में फाइनली 23 दिसंबर को लॉर्ड अर्विन गांधी जी और बाकी लीडर्स को बताते हैं कि वो ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते। इस तरह नेगोशिएशंस की स्टेज खत्म हो जाती है और कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी शुरू होने लगती है। लाहौर सेशन एंड गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोस्तों, 1929 का कांग्रेस सेशन लाहौर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, जो दिखाते हैं कि कांग्रेस का ट्रांजिशन यंगर जेनरेशन की तरफ हो रहा था, और यहां पर ही पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का गोल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके साथ ही 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय रवि नदी के किनारे पर तिरंगा भी फहराया जाता है, और आने वाली 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस प्लेज को रीड और अफर्म किया जाता है। लाहौर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सिविल डिसोबीडियंस का प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए भी ऑथराइज कर दिया गया था। साथ ही लेजिस्लेचर के सभी मेंबर्स को अपनी सीट से रिजाइन करने के लिए भी कहा गया था। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, स्वराज पार्टी के मेंबर्स इसके बाद रिजाइन कर देते हैं। लाहौर कांग्रेस का मैंडेट आगे ले जाते हुए गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रख देते हैं, और इन डिमांड्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए 31 जनवरी 1930 को अल्टीमेटम देते हैं। ये 11 डिमांड्स कुछ इस तरह से थी। फर्स्ट, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश किया जाए और सॉल्ट पर गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म की जाए। सेकंड, टोटल प्रोहिबिशन इंट्रोड्यूस किया जाए, यानी कि पूरी तरह शराबबंदी। थर्ड, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID में रिफॉर्म्स किए जाएं। फोर्थ, आर्म्स एक्ट को बदला जाए। फिफ्थ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। सिक्स्थ, पोस्टल रिजर्वेशन बिल एक्सेप्ट किया जाए। सेवंथ, रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो को कम किया जाए, जिससे एक्सपोर्ट्स में इंडिया को फायदा हो। एट्थ, टेक्सटाइल प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए। नाइन्थ, कोस्टल शिपिंग इंडियंस के लिए रिजर्व हो। 10th, लैंड रेवेन्यू में भी 50% की गिरावट की जाए। एंड 11th, आर्मी और सिविल सर्विसेज पर खर्चे को 50% तक कम किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस ना आता देख मिड फरवरी 1930 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी साबरमती आश्रम में मीटिंग करती है और गांधी जी को फुल पावर्स दे देती है कि वो अपनी पसंद की जगह और समय पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करें। तो देखते हैं गांधी जी कब और कहां से आंदोलन की शुरुआत करते हैं। डांडी मार्च एंड सॉल्ट सत्याग्रह। दोस्तों, फरवरी एंड तक गांधी जी फैसला ले चुके होते हैं कि वो नमक के मुद्दे पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
नमक या सॉल्ट को अपने आंदोलन की थीम बनाने का यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था। नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको है और इस पर टैक्स गरीब लोगों के लिए बहुत भारी पड़ता है। साथ ही नमक बनाने पर सरकार की मोनोपोली होने से लोगों से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया भी छीन लिया गया था। इसलिए 2 मार्च 1930 को गांधी जी अपने प्लान की जानकारी वाइसरॉय को देते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 मेंबर्स के साथ 240 माइल्स की यात्रा करते हुए दांडी के कोस्ट पर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर बीच से नमक कलेक्ट कर सॉल्ट लॉ को वायलेट करेंगे। इसके साथ ही मार्च के बाद फ्यूचर एक्शन के लिए डायरेक्शंस भी गांधी जी द्वारा दी जाती हैं, जो इस तरह से थी। जहां भी पॉसिबल हो नमक कानून को तोड़ा जाए, विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जा सकती है, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा का अडिगता के साथ पालन करना होगा और गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद लोकल लीडर्स को ओबे करना होगा। यह ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू होता है। पूरे दांडी मार्च को लोकल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स द्वारा कवर किया गया था। हजारों की संख्या में लोग इस मार्च से जुड़ते जाते हैं और रास्ते में जगह जगह गांधी जी लोगों को संबोधित भी करते हैं। फाइनली 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं। इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि यह आंदोलन किस तरह पूरे देश में फैलता है। स्प्रेड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, दांडी में गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ते ही पूरे देश में जगह जगह नमक कानून टूटना शुरू हो जाता है। सी राजगोपालाचारी तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक मार्च ऑर्गेनाइज करते हैं और तंजौर कोस्ट पर सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। वहीं मालाबार में कांग्रेस लीडर के केलप्पन नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके विरोध में मद्रास, कैलकाटा और कराची में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स के कोस्टल रीजन्स में सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी बीच गांधी जी अनाउंस करते हैं कि वो वेस्ट कोस्ट पर धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर रेड करने जा रहे हैं। इसलिए उन्हें भी 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी के अरेस्ट होने पर बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा और शोलापुर में मैसिव प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिफरेंट एक्शन प्लान को सैंक्शन कर देती है, जिससे और लोग जुड़ सकें। वो कहते हैं कि रियोतवाड़ी एरियाज में रेवेन्यू पे नहीं किया जाए और जमींदारी एरियाज में नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन शुरू किया जाए। इसी के साथ साथ सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट लॉज का भी वायलेशन शुरू होगा। दरसाना सॉल्ट वर्क्स पर रेड का अनफिनिश्ड टास्क 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और गांधी जी के बेटे मणिलाल पूरा करते हैं। यहां अनआर्म्ड और पीसफुल क्राउड पर पुलिस ब्रूटल लाठीचार्ज कर देती है। इस दौरान 2 लोग मारे जाते हैं और 320 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद सत्याग्रही अपनी तरफ से अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ते। जैसा कि CWC ने मार्गदर्शन किया था, यूनाइटेड प्रोविंस में नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू हो जाता है। वहीं सेंट्रल प्रोविंस में लोग फॉरेस्ट लॉज का डिफायंस शुरू कर देते हैं। इस तरह देश का लगभग हर हिस्सा आंदोलन में अपनी भागीदारी देने लगता है। अब ये समझते हैं कि आंदोलन के दौरान मास पार्टिसिपेशन का एक्सटेंट क्या रहता है। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। दोस्तों, समाज के लगभग हर वर्ग ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। एक एक करके जानते हैं किसकी भागीदारी ज्यादा थी और किसकी कुछ कम। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। दांडी मार्च के दौरान जगह जगह हजारों की संख्या में विमेन गांधी जी को सुनने के लिए आती हैं और आंदोलन शुरू हो जाने पर पूरी तरह से उससे जुड़ जाती हैं। ये लोग लिकर शॉप्स और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन करती हैं। विमेन के साथ साथ स्टूडेंट्स और यूथ भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ट्राइबल्स इस आंदोलन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। वहीं बॉम्बे, कैलकाटा,
मद्रास और शोलापुर आदि स्थानों पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बड़ी संख्या में हुआ था। इसके साथ ही मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी आंदोलन के दौरान काफी उत्साहित दिखते हैं। ट्रेडर्स एसोसिएशंस और कमर्शियल बॉडीज बॉयकॉट को इंप्लीमेंट करने में एक्टिव रोल निभाते हैं, खासकर पंजाब और तमिलनाडु में। यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और गुजरात से पेजेंट्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो आंदोलन में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन 1920-22 के नॉन कोऑपरेशन के जैसा नजर नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स ने आंदोलन से अलग रहने की अपील की थी। साथ ही गवर्नमेंट भी कम्युनल डिसेंशन को इनकरेज करने में एक्टिव थी, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज में ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। यहां गांधीयन लीडर अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुस्लिम्स बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही सेनहट्टा, त्रिपुरा, गाईबंधा, बागूरा और नोआखली में भी मिडिल क्लास मुस्लिम्स आंदोलन में भाग लेते हैं। ढाका में भी मुस्लिम लीडर्स, शॉपकीपर्स, लोअर क्लास पीपल और अपर क्लास वुमेन आंदोलन में एक्टिव रहती हैं। दिल्ली, बिहार और लखनऊ में रहने वाली मुस्लिम वीविंग कम्युनिटी को भी आंदोलन से इफेक्टिवली जोड़ा गया था। इतने बड़े आंदोलन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, एफर्ट्स फॉर ट्रूस। दोस्तों, शुरुआत में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड एम्बिवेलेंट रहता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में थे। अगर वो आंदोलन को दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कांग्रेस रिप्रेशन के नाम पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बताएगी। दोनों ही कंडीशन में गवर्नमेंट की पावर तो कम होनी ही थी। गांधी जी को अरेस्ट करने का डिसीजन भी काफी टाल मटोल के बाद ही लिया गया था, लेकिन जब एक बार गवर्नमेंट रिप्रेशन करना शुरू करती है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। सिविल लिबर्टीज को बैन कर दिया जाता है, प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाती है, सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की पूरी आजादी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इसके साथ ही आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी शुरू कर दी जाती है। गांधी जी और बाकी कांग्रेस लीडर्स के साथ हजारों की संख्या में सत्याग्रहीज को जेल में डाल दिया जाता है। गवर्नमेंट के रिप्रेशन के बाद आंदोलन कम होने की जगह और भी ज्यादा उग्र होने लगता है। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ जाती है और जुलाई 1930 में लॉर्ड अर्विन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की घोषणा कर देते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल लेजिस्लेचर के 40 मेंबर्स के सजेशन पर कांग्रेस के साथ शांति की कोशिश की जाती है। इसके लिए तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर को मीडिएटर बनाया जाता है। अगस्त में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए येरवड़ा जेल ले जाया जाता है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता। हाँ, यह जरूर साफ हो जाता है कि नवंबर में लंदन में होने वाली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ सेक्शंस जरूर हिस्सा लेने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं होगी। बिना कांग्रेस के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा ही रहती है। वहां मौजूद लगभग हर डेलीगेट का यही कहना था कि बिना कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करना मीनिंगलेस ही है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम पर सरवाइव करना है तो कांग्रेस को मनाना जरूरी है। इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन में कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जरूर हिस्सा लेगी। वाइसरॉय 25 जनवरी को गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स की बिना शर्त रिहाई अनाउंस कर देते हैं, जिससे ये लोग फ्रीली एंड फियरलेसली ब्रिटिश पीएम की स्टेटमेंट का जवाब दे सकें। अब कांग्रेस का क्या जवाब रहने वाला था? गांधी अर्विन पैक्ट। दोस्तों, लगभग 3 हफ्ते के आपसी डिस्कशंस और डिलिबरेशंस के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाइसरॉय के साथ बातचीत के लिए गांधी जी को ऑथराइज करती है। गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के बीच अराउंड 2 हफ्तों तक डिस्कशंस होते हैं और फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी अर्विन पैक्ट पर साइन होते हैं। इस पैक्ट के अनुसार हिंसा न करने वाले सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना था। सभी तरह के फाइन्स जो अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए थे उन्हें माफ करना था। जब्त की हुई जमीन को वापस करना था। साथ ही रिजाइन करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लीनियंट ट्रीटमेंट देना था।
कोस्ट के किनारे वाले गांवों में कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी थी। इसके बदले में कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए अग्री होती है और साथ ही नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार होती है। दोस्तों, इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट फेज एंड हो जाता है, लेकिन इस आंदोलन के इंपैक्ट्स को समझना भी जरूरी है। इंपैक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, आंदोलन तो गांधी इरविन पैक्ट से खत्म हो गया था, लेकिन ये इस आंदोलन की सफलता ही थी कि कांग्रेस पहली बार सरकार के साथ बराबरी पर आकर कोई समझौता कर रही थी। आंदोलन के दौरान 90,000 से ज्यादा लोग जेल गए थे। यह संख्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तुलना में 3 गुनी थी। ब्रिटेन से कपड़े का इंपोर्ट आधा हो गया था। लिकर एक्साइज और लैंड रेवेन्यू से होने वाली सरकार की आमदनी पर भी गहरा असर पड़ता है। इंडियन नेशनलिज्म की आग समाज के हर वर्ग तक पहुंच जाती है। इस तरह यह आंदोलन मासेस को नेशनल मूवमेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाने में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन से भी ज्यादा सफल रहा था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान हिंसा की कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब था कि लोग अब गांधी जी की सत्याग्रह टेक्निक को पूरी तरह अपना चुके थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण धरसाना में देखने को मिला था। कंक्लूजन। हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट न सिर्फ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया गया था, बल्कि इसने कांग्रेस को सही मायने में मास ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया था। यही वजह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए झुक जाती है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।